हेलो गाइस, दिस इज अंजलि फ्रॉम बायोलॉजी बूस्ट। इस चैनल पर अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी का, वो चल रहा है सेलुलर यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका आज लेक्चर नंबर 7 है। कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बेसिक डिटेल्स को समझा था, और हमने अपना जो लेक्चर खत्म किया था वो खत्म किया था प्लाज्मिड के ऊपर। एम आई राइट? और हमने एक बार देख लेते हैं कल क्या पढ़ा था। एक बार कल हमने समझा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सेल्स के बारे में हमने देखा था, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि इनके बाहर जो सबसे लेयर, आउटर लेयर हमें देखने को मिलती है, दैट इज सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर हमें देखने को मिलती है सेल मेम्ब्रेन। मतलब जैसे हमें क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, क्या यूकैरियोटिक सेल्स में जो मोस्टली एनिमल सेल में हमें जो आउटर लेयर देखने को मिलती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में का पार्ट भी है प्लांट सेल, लेकिन उसमें हमें आउटर जो लेयर देखने को मिलती है, दैट इज सेल वॉल। अब ये मत समझना कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल मिलती है और यूकैरियोटिक में नहीं मिलती। यूकैरियोटिक में भी मिलती है सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में जो बाहर की लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट में होती है सेल वॉल, और प्रोकैरियोटिक में भी होती है बाहर की तरफ सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर सेल वॉल के ऊपर कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमें, जो इसे होल्डिंग का काम करेंगे, जो किसी भी सरफेस को होल्ड करके करने का काम करेंगे, दैट्स कॉल्ड पिली। अब इसके लोकोमोशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर था? दैट इज फ्लैजिला। जो किससे, जो यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होता है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कैसे होता है? सर्कुलर होता है, कॉम्पैक्ट एंड सर्कुलर होता है। इसे रफ कर रही हूं। जो इसका जेनेटिक, प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है एंड कॉम्पैक्ट होता है। किसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट, किसकी वजह से होता है ये भी ध्यान रखना। पोलीमाइन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक्स की तरह हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ अपने आप को लपेट कर कॉम्पैक्ट कर लेता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है इस तरह से। लेकिन ये ऐसे नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसलिए इनमें लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और पॉलीअमाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। पॉलीअमाइड एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब जो इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ये भी डबल स्ट्रैंड होता है। डबल स्ट्रैंड होता है। समझ आया? ये चीज समझ आई? आउटर लेयर, इनर लेयर,
एक चीज और ध्यान रखना, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है शायद, बट इस सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर और पाई जाती है जिसे हम कैप्सूल लेयर बोलते हैं। अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, वरना कोई इतना मेन नहीं है, बट याद रख लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले कैप्सूल लेयर, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से तीन लेयर पाई जाती है, जो तीन लेयर इस तरह से अरेंज होती है। अब बात की जेनेटिक मटेरियल की, जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है और कॉम्पैक्ट होता है। लेकिन इसके अलावा भी इसमें कुछ छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं। कुछ सर्कुलर स्मॉल एंड सर्कुलर छोटे छोटे क्रोमोस डीएनए के स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं। ये छोटा डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इस लेक्चर में हमें बेसिकली इन चीजों इसके बारे में समझना है और इससे आगे जो भी है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में वो समझना है। चलो अब इसके आगे समझते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मिड। पहले एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये सराउंड होती हैं सेल मेम्ब्रेन से। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मतलब पहले सेल वॉल देन सेल मेम्ब्रेन। अभी तक तो ये था, लेकिन इन्होंने कैप्सूल लेयर के बारे में नहीं बताया कि इसमें कैप्सूल लेयर भी पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल के बाहर एक और भी लेयर देखने को मिलती है जिसे हम कैप्सूल लेयर बोलते हैं। द फ्लूइड फिलिंग मैट्रिक्स जो इसमें पाया जाता है दैट इज साइटोप्लाज्म। जो कोई सी भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों में हमें देखने को मिलेगा। अब देखो भाई, ये तो है ही। अगर तुम्हें कहीं भी फैक्ट्री लगानी है, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, कहीं भी फैक्ट्री लगानी है, चाहे छोटी लगाओ चाहे बड़ी फैक्ट्री लगाओ, जमीन तो तुम खरीदोगे ना। और जो ये जमीन जो तुमने खरीदी है, जो एरिया तुमने खरीदा है फैक्ट्री लगाने को, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। जो चाहे छोटी जमीन लो चाहे बड़ी जमीन लो, हर उसमें देखने को मिलेगा। समझे? ठीक है, साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके चारों तरफ हमें कोई बाउंड्री नहीं देखने को मिलती है। हमने कल बात की थी, जो न्यूक्लियोइड होता है हमारा, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेट एंड not enveloped by a nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosome is circular DNA. बात कर चुके हैं। Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. कि सपोज एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें ये एक मेन सर्कुलर डीएनए है और इसके अलावा भी हमें कुछ छोटे सर्कुलर डीएनए देखने को मिलते हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड बोलते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म कंटेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। अब जो ये प्लाज्मिड है इसमें बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब ये नहीं है, अब एक बैक्टीरियल सेल में बहुत सारे प्लाज्मिड हो सकते हैं। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मिड अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेबल होते हैं। ये अपने आप को दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल डीएनए। अब इनकी में डिफरेंट ऐसा नहीं है। अब एक सेल है सपोज, इसमें 4 प्लाज्मिड है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अब चारों की कैरेक्टरिस्टिक सेम हो। हर एक प्लाज्मिड का डिफरेंट कैरेक्टर होगा। कैसे? देखो, एक फैमिली है, उस फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, सॉरी 5 मान लो तुम। अब इन 5 का नेचर
सेम तो नहीं होगा ना, नहीं हो सकता ना कभी भी। तो ए एक बंदा ये, तो इसी तरह जो बैक्टीरियल सेल में जितने भी प्लाज्मिड होंगे सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, समझी। तो यूनिक फिनोटाइपिक हमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, एशेरिया कोलाई है, एशेरिया कोलाई बैक्टीरिया है जो हमें हमारे इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने चारों तरफ दूसरे बैक्टीरियाज को नहीं आने देता, मतलब इनका जो ग्रुप है उसके चारों तरफ दूसरे बैक्टीरियाज को नहीं आने देता। तो उसके लिए इसमें जो प्लाज्मिड पाया जाता है दैट इज कोल। ये कोल प्लाज्मिड क्या करता है, कोलिसिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, कोलिसिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। और ये कोलिसिन क्या करता है, इस एस्टेरिया कोलाई के चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है कि दूसरा बैक्टीरिया आते ही खत्म, मर जाएगा। तो मतलब क्या है कि हर एक प्लाज्मिड की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ये तो रही एस्टेरिया कोलाई की। ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लाज्मिड की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इनकी यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं टू द सच बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। अब क्या ध्यान रखना, पहला कैरेक्टर, ठीक है, पहला कैरेक्टर क्या, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड, रेसिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक, मतलब अभी बता रहे हैं, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स मतलब, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज एक बंदा है, कोई टीबी का पेशेंट है, दो बंदे हैं, एक बंदा ए है एक बंदा बी है, इन दोनों को टीबी की प्रॉब्लम हो गई, ट्यूबरक्लोसिस। दोनों गए डॉक्टर के पास, टेस्ट कराया, टीबी निकल के आई। देन डॉक्टर ने कि कहा कि तुम ये मेडिसिन लो, कुछ टाइम तक एक अच्छा खासा कोर्स करो और तुम ठीक हो जाओगे। तो इसने क्या किया, इसने इन्हें डेली एक मॉर्निंग में सपोज डॉक्टर ने बोला तुम्हें एक टैबलेट डेली लेनी है, ये कोई टैबलेट इन्हें दी होगी, मान लिया डी नाम की कोई टैबलेट इन्हें दी, इन्हें कहा कि जो मैं डेली सुबह सुबह लेनी है। जो ए बंदा था ना, ये डेली अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ अपनी टैबलेट लेता था मॉर्निंग मॉर्निंग। ये बी साहब होते, ये थे आलसी, क्या करते थे, आज टैबलेट ली इन्होंने, स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, 4-5 दिन टैबलेट ली एंड 6th डे भूल गए, 7th डे ले ली, 8th डे भूल गए, 9th डे भूल गए। इस टाइप से इन्होंने इरेगुलरिटी के साथ टैबलेट ली। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल खरगोश बन जाएंगे। तुम लोगों ने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी है ना, बहुत मोटिवेटिंग है, अगर समझो तो बहुत अच्छा मोटिवेशन देती है। कि जो खरगोश है ना, स्टार्टिंग में तो इतनी तेज भागता है कि सोचता है मैं तो कछुए को आराम से हरा दूंगा। लेकिन जो उसका बीच में जो लेजीपन है वही उसे हरा देता है। बीच में वो जो सोच लेता है कि मैं तो आराम से कर लूंगा और सो जाता हूँ, वही उसे हरा। लेकिन कछुआ चाहे धीरे धीरे चलता है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलता है, लेकिन ये जो लेजीपन है इसने ही इसको हरा दिया, समझ गए। तो कछुआ बन जाओ चाहे, पर खरगोश ना बनना। ऐसे ही इसने क्या किया, ये खरगोश बन गया, ये बेचारा कछुआ था, डेली कंसिस्टेंसी रखता था, और ये आलसी इंसान। तो क्या हुआ, इसने सपोज 8 मंथ का कोर्स,
8 मंथ इन्हें टैबलेट लेनी थी, इसने प्रॉपरली और ये ठीक हो गया, लेकिन ये भी ठीक हो गया, मतलब दवाई ने असर दिखाया, ये भी ठीक हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी बीमारी इसको वापस आ गई। ऐसा क्यों? टैबलेट तो इसने भी खाई थी। दिस इज द रीजन, इरेगुलरिटी। बैक्टीरिया ने जब दोबारा, ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो सेम ही बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया तो नहीं बदला ना। अब जो बैक्टीरिया ने क्या किया, बीमारी को पहचान लिया, मतलब दवाई को पहचान लिया, दवाई के केमिकल को पहचान लिया कि ये दवाई का केमिकल है, मुझे मार देगा। तो उसने दवाई से, भाई जब कोई मर रहा होता है, चाहे कैसी भी, कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन हो, अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो कुछ भी करके, कोई भी हो, यही करता है कि अपने आप को पहले बचाएगा। तो ऐसे ये बैक्टीरिया अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो कैसे इसने केमिकल को पहचाना, क्या था क्या नहीं, अब ये पहचान गया क्योंकि इसने इरेगुलरिटी कर दी। कुछ बैक्टीरिया तो मर गए थे स्टार्टिंग में, क्या हुआ जब दवाइयां दी इसमें, तो कुछ बैक्टीरिया मर गए, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि एक या दो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया थाउजेंड्स में होते हैं, लाख में होते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ 4-5 बैक्टीरिया थे। कुछ बैक्टीरिया फर्स्ट डे खत्म हो गए, कुछ सेकंड डे, ऐसे धीरे धीरे खत्म हुए, लेकिन जब लास्ट के जो बैक्टीरिया बचे थे ना, उन्होंने उन्होंने ही पहचान लिया बीमारी को, तो अपने आप को मल्टीप्लाई करके दोबारा बीमारी को सामने ला दिया। तो जब बैक्टीरिया किसी भी चीज को पहचान जाता है, या किसी भी एंटीबायोटिक्स को, क्यों बैक्टीरिया को मारता कौन है, एंटीबायोटिक ही मारती है ना बैक्टीरिया को। तो जब कोई बैक्टीरिया किसी भी एंटीबायोटिक को, किसी भी केमिकल को पहचान जाता है जो इसे खत्म करने वाला है, उसके लिए रेसिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, उस अपने आप को बचाने के लिए। तो इसका मतलब यही था, रेसिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। जब बैक्टीरिया केमिकल्स को पहचान लेते हैं तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें उनकी हेल्प करते हैं प्लाज्मिड। नेक्स्ट एक चीज और बताई थी कल मैंने, कि जब हम 12th में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पर हम प्लाज्मिड का यूज करके कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए का फॉर्मेशन करेंगे, ये पढ़ेंगे। आरडीएनए का फॉर्मेशन अब कैसे, थोड़ा सा ब्रीफ में ले ले, जान ले, ठीक है। क्या होता है, सपोज ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया भी मैंने एग्जांपल कल तुम लोगों को दिया था, याद रखना। ये इसका मेन ये इनके मेन हो गए, ये इनके छोटे छोटे प्लाज्मिड हो गए। इस प्लाज्मिड में पावर है कि अपने आप को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता है। इस प्लाज्मिड में पावर है कि किसी बीमारी से किसी चीज को बचा सकता है, मतलब ये एंटीबायोटिक टू रेसिस्टेंस है, मल्टीप्लाई कर लेता है। लेकिन ये बैक्टीरिया उस बीमारी के थ्रू जो जिससे ये बच रहा है, उसके थ्रू ये बैक्टीरिया मरता जा रहा है। लेकिन मुझे इसे बचाना है, मुझे पता चल गया कि इस बैक्टीरिया में ये प्रॉपर्टी है, इसे बचा सकता है, तो मैं क्या करूंगी, सुनो, इसका प्लाज्मिड लिया, इसका प्लाज्मिड बाहर निकाला, इसका ये प्लाज्मिड बाहर निकाला, ए बी, इसका प्लाज्मिड को मैंने खोल दिया। ये सब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना 12th क्लास में, तब समझेंगे। बस अभी थोड़ा सा समझा रही हूँ क्या होता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने प्लाज्मिड को खोल दिया, ठीक है। अब क्या है, अब मैं, जब तुम इस चैप्टर को पढ़ोगे अच्छे से, जब बायोटेक्नोलॉजी, तो उस टाइम पे तुम सीजर के बारे में पढ़ोगे कि कि जेनेटिक सीजर कौन सी होती है। अभी हम नॉर्मल सीजर बोलते हैं, नॉर्मल सीजर नहीं होती, वो जेनेटिक सीजर अलग होती है।
कि एक पर्टिकुलर साइट, सपोज ये वाला जो जीन था, मैं क्या पहले सबसे पहले काम क्या होगा, जीन को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा जीन है इस प्लाज्मिड में, कौन सा जीन है जिसके पास पावर है इस बीमारी से रेसिस्ट करने की। मैं पहले वो ढूंढूंगी इसमें, ठीक है, ढूंढ लिया सपोज, तो अब मुझे उस जीन को निकाला, तो मैं जेनेटिक सीजर लगा, ऐसा नहीं है नॉर्मल सीजर लिया कट कर दिया, नहीं, जेनेटिक सीजर होती है जो इन्हें बिल्कुल एक एग्जैक्ट लोकेशंस पर कट करेगी इसे, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर कट करेगी। अब कट करके ये हिस्सा मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसका प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड ए बोल दिया, ठीक है। अब जो मैंने इसका ये हिस्सा निकाला था, वेट, इसका ये जो हिस्सा निकाला था मैंने ये, अब इस हिस्से को प्लाज्मिड ए के साथ जोड़ दूंगी। सुनो अब कैसे, ये प्लाज्मिड ए हो गया, सॉरी ये हो गया ए, ये वाला हो गया, इस साइड से जोड़ दो, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये कुछ इस टाइप से मुझे दिखाई देगा। अब क्या था, ये इसका डीएनए था, खुद का डीएनए, ये फॉरेन डीएनए था। तो जब खुद का डीएनए और फॉरेन डीएनए से मिलकर क्या बनता है, आर डीएनए, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब दो डीएनए को कंबाइन करके जो डीएनए बनता है, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे तुम 12th क्लास में जाकर पढ़ोगे, ठीक है। अभी बस बेसिक समझाया था कि ऐसा ऐसा कुछ भी हो, ऐसा ऐसा भी होता है प्लाज्मिड के थ्रू, समझी। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। और एक चीज और सुन लो, अब जब हम प्लाज्मिड को, मैंने बैक्टीरियल सेल में से प्लाज्मिड निकाला था ना, इसका मतलब नहीं है कि मैंने उसमें से डीएनए निकाल लिया वो मर जाएगा। ये उस डीएनए का ये अलग डीएनए था, बॉस मॉलिक्यूल मैं निकाल लूंगी, अगर सॉरी बॉस मॉलिक्यूल नहीं, अगर मैं न्यूक्लियोइड को या बॉस को मैं निकाल लूंगी सेल से, तब वो मर जाएगा। लेकिन मैं प्लाज्मिड निकाल दूंगी तो सेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ आया। ये सेल्फ रेप्लिकेबल होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक सेल में से दूसरी सेल में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, वेक्टर की तरह यूज करते हैं, समझ आ गया, कोई डाउट है, ठीक है। इन हायर क्लासेस यू विल, दिख रहा है ना, in higher classes you will learn that the plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। जो मैंने अभी समझाया था ना कि बैक्टीरिया का ट्रांसफर करना विद फॉरेन डीएनए कैसे कंबाइन करके उसे दूसरी सेल में डाला जाता है, सेम यही चीज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियर के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए के बाहर जो न्यूक्लियस है, उसके में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है वो हमें सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। मैंने समझाया था कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही कैबिन, बॉक्स का कैबिन देखने को, जो बड़ी फैक्ट्री होगी उसमें बॉक्स का कैबिन देखने को मिलेगा, जो छोटी है उसमें नहीं देखने को, बॉक्स यूं ही काम कर रहा होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक, नो ऑर्गन no organelles like ones in eukaryotic are found in prokaryotic cells except for ribosomes। अब समझो फटाफट इसका मतलब, कहने का मतलब है जैसे हमें क्या देखने को मिलता है, मैंने कल आप लोगों को बताया था दो फैक्ट्रीज के बारे में, एक छोटी सी फैक्ट्री है, एक बड़ी फैक्ट्री है। ये बॉक्स का कैबिन होगा, यहाँ पे पैकेजिंग यूनिट है, यहाँ पे इन्होंने अपना पावर हाउस लगा रखा है, यहाँ अलग फैक्ट्री का काम चल रहा है, मतलब यहाँ मशीनें लगी हुई हैं जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, समझाया था कल। ये बॉस का अपना अलग क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हर चीज का कंपार्टमेंट बना हुआ है, कंपार्टमेंट बना हुआ है। ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल्स में हर चीज का कंपार्टमेंट बना हुआ है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस डीएनए यहाँ बैठा हुआ है, बोस मॉलिक्यूल,
जिसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन है, समझ गया। अब यू माइटोकॉन्ड्रिया है पावर सप्लाई के लिए, टॉक्सिक निकालने हैं पेरोक्सिसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। पूरे चारों तरफ नेटवर्क फैला हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसके ऊपर राइबोसोम्स बैठे हुए हैं इस तरह से, ठीक है, समझ आया। लेकिन यहां पर अब यू इस फैक्ट्री की बात कर लो, मशीनें लगी हुई हैं, ठीक, बॉस यहीं खड़ा हुआ है इनका, और यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं, सब कुछ हुई है। कौन वर्कर कौन बॉस, कुछ नहीं, बस वो भाई बॉस की तो अलग ही पहचान है, वो ऑर्डर दे रहा होगा ये तो है। लेकिन इस जगह पहली दूसरी वाली फैक्ट्री में वो क्या करे, एक कैबिन में बैठा हुआ है, वहां पे अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जाओ वर्कर से जाकर बोलो, यहाँ पे वो खुद ऑर्डर दे रहा है वर्कर को, है ना। ऐसे यहाँ पे ये है, वहां पे क्या करता है, अब देखो यहाँ पे ये जो है यूं ही है, यूं ही लेटा हुआ है, यूं ही बैठा हुआ है, हम्म, यूं ही बैठा हुआ है ये, यहाँ पे कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। कोई दिख रहा है कंपार्टमेंट, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन दिख रही है हमें, नहीं दिख रही ना, ठीक है। लेकिन अब एक चीज हो, ये दो कंपनी हो गई, सॉरी फैक्ट्री हो गई। अब फैक्ट्री में दोनों में ही मशीन है, चाहे फैक्ट्री बड़ी हो चाहे छोटी हो, वर्कर दोनों में है, मशीनें दोनों में है, चाहे फैक्ट्री कैसी भी हो। बात सही है या नहीं है। तो वही चीज जो अब सेल्स में जो फैक्ट्री है वो कौन है, राइबोसोम्स। मैंने कल ही बोला था कि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन कर रहा है वो है राइबोसोम्स, ठीक है। अब दोनों सेल्स में राइबोसोम्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं, चाहे फैक्ट्री छोटी हो बड़ी हो, मशीनें दोनों में होंगी, वर्कर दोनों में होंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोइड है, ये राइबोसोम्स है। यहाँ पर यूकै एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठा होता है राइबोसोम्स, इस तरह से यहाँ पे यूं ही सेल्स में बिखरा हुआ है, ठीक है। इसमें जो राइबोसोम्स होता है वो 70S टाइप का होता है। ये एस क्या है आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है वो 80S टाइप का होता है। अब एक चीज समझो क्या हो रहा है, सपोज यहाँ पे यूकैरियोटिक में समझ लेते हैं पहले, प्रोटीन बनाना है, ये बॉस है, बॉस ने असिस्टेंट को बोला अपने कि जाओ बर्गर से जाके बोलो कि मुझे इस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए, कि हाँ। तो असिस्टेंट गया वर्कर के पास, उसने बताया कि बॉस को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तुम बना के दो। अब यहाँ पे बॉस कौन है, न्यूक्लियर डीएनए ना, ये क्रोमोसोम है ना, जो बिल्कुल मस्त अपना कैबिन में बैठा है। और इसका जो असिस्टेंट है दैट इज अ मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। इधर लिख रही हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ भी नहीं दिखेगा, वेट, का असिस्टेंट है एमआरएनए। इसने ऐसा ऑर्डर दिया कि जाओ वर्कर को बोलो कि काम करेंगे। वर्कर कौन है, मशीन कौन है, मशीन भी यही है, वर्कर भी यही समझ लो कि यही प्रोडक्ट बना के देंगे, ठीक है। ये यहाँ है एमआरएनए, न्यूक्लियस में से निकल के राइबोसोम के पास आया, इन्हें बोलेगा कि ये केमिकल बना मिक्स करो और मुझे ये वाला प्रोटीन बना के दो। राइबोसोम अपने काम पे लग जाएंगे और एमआरएनए को वही प्रोटीन बना के देंगे, मतलब इस तरह से। अब यहाँ देखो, बॉस है, ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में यूं ही फैले हुए हैं, बॉस ने मैसेज दिया, ये बेचारे यूं ही बनाएंगे, कोई वो नहीं है यहाँ जाएगा ये बता के आएगा, समझ लो।
बस इसमें हमें सिर्फ ये देखने को मिलता है आइबोसोम, और कोई नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड, कोई दूसरा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ इकलौती एक सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, दैट इज द इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। इसका मतलब यही था। Prokaryotes having something unique in the form of inclusion। ठीक है, अब इंक्लूजन क्या है? मतलब कोई भी इंक्लूजन का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है कि बाहर से कोई चीज आई हुई है जो सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसने उसे इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जैसे कि सपोज कोई सामान लाते हैं हम घर में, ठीक है, कोई बहुत सारा सा मार्केट गया, बहुत सारा सामान लाया, अब उसमें से कुछ मतलब अब ठीक है, बहुत सारा सामान लाए, ठीक, अब जो हम क्या करते हैं, जो हमें जरूरत होती है उसे तो हम यूज कर लेते हैं। अब भाई, अब ऐसा तो नहीं है तुम गए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और वहां से तुम घर का राशन पानी लेके आए, ऐसा तो नहीं है सारा राशन पानी लिया और एकदम ही बना के खा गए, ऐसा तो नहीं होता ना, कुछ स्टोरेज में भी रखते हो। ऐसे ये भी क्या करिए, जितने की इसे जरूरत है उतना इसने यूज करा, बाकी रख लिया, से उन्हीं जो बचा हुआ है ना उसे इंक्लूजन बोल रहे हैं। जो फॉस्फेट या कार्बन के रिजर्व होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए वोलेटिन ग्रेन्यूल, वोलेटिन ग्रेन्यूल, PHB मतलब पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, लिख दो, पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ठीक है, समझ आया इंक्लूजन का मतलब भी। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is a characteristic of prokaryotic. They are essentially enfolding of cell membrane। अब इसका मतलब समझते हो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ लो। सेम सेल को हम फैक्ट्री के फॉर्म में ही समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से एग्जांपल से समझ आएगा। ठीक है, ये ए है हमारी छोटी फैक्ट्री, ये बी है हमारी बड़ी फैक्ट्री। ठीक है, सेम वही वर्कर्स हैं, ये मालिक है, यहाँ का बॉस है, यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, और ये वर्कर्स हैं, बेचारे वर्कर काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी बॉस का केबिन, पैकेजिंग यूनिट, जहां पर काम चल रहा है जिस एरिया में। अब भाई, अब देखो कोई चीज बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि छोड़ मतलब थोड़ी सी बिजली वगैरह से काम चल जाएगा, थोड़ी सी बिजली पानी से काम चल जाएगा, कि थोड़ा बहुत यूज किया, लाइट आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। यहाँ पर अगर मान लिया 24 आवर नहीं तो 18 घंटे तो काम चलता ही होगा ना, 18 घंटे तो काम चलता ही होगा। अब इन 18 घंटे में से एक अगर 20 मिनट भी लाइट चली गई तो कितना नुकसान होगा। तो ये क्या करेगा, अपने लिए अपना अलग पावर हाउस बनवा लेता है। क्या करेगा, अपना अलग पावर हाउस बनवा लेगा। भाई 20 मिनट का नुकसान, डेली अगर ये 20-20 मिनट का नुकसान भी करेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा इसको। तो इसने तो अपना पावर हाउस बना। अब ये बेचारा छोटी कंपनी, छोटी फैक्ट्री है, इतना पैसा नहीं है बेचारे के पास, तो ये क्या करेगा, भाई पावर हाउस नहीं लगवा सकता, मान लीजिए पावर मीटर तो लगवा सकता है ना, बिजली पानी तो चाहिए ना, तो मीटर तो लगवाएगा ही ना। आप समझो क्या कहना चाह रहे हैं। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोइड, समझ गए।
इसका पावर हाउस कौन है, एनर्जी कौन प्रोवाइडेड करा रहा है। पावर हाउस का मतलब बिजली, बिजली कौन का मतलब एनर्जी, जिससे मशीनें चलेंगी, सब कुछ चलेगा, तो एनर्जी कहाँ से आई, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कहाँ से आती है, फूड के थ्रू आती है ना। जब फूड का यूज करके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़ता है, हाई एनर्जी बॉन्ड में कहाँ से एनर्जी आती है, हाई एनर्जी बॉन्ड में जो एनर्जी आती है वो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से आती है। हाँ है ना। फूड में, फूड क्या है, फूड बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में होगा C6H12O6। हाँ है ना, C6H12O6। अब जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये हाई एनर्जी के बॉन्ड है। जब ये टूटेंगे तब एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ठीक है। अब ये चीज तो अभी हम नहीं समझिए, हम समझेंगे जब हम माइटोकॉन्ड्रिया समझेंगे। अभी जो मैं बेसिकली समझा रही हूँ ना वो चीज समझो। हम्म, समझ आया। अब एनर्जी चाहिए, फूड से आ रही है ऑफ कोर्स, वरना तो फैक्ट्री अगर बिजली नहीं होगी, मैंने क्या कहा, अगर 20 मिनट की भी एनर्जी गई तो नुकसान है। तो यहाँ भी कंटिन्यू सप्लाई, क्यों हमें फूड की जरूरत होती है। अब हम कहते हैं कि हमें खाना ही क्यों खाना है यार। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा, ग्लूकोज नहीं आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया खाना कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करेगा। समझ आया खाने की जरूरत क्यों होती है, क्यों तुम्हें तुम्हारी बॉडी थोड़ी देर बाद कहती है कि हमें भूख लग रही है। समझ आया। अब ऐसे ही है भाई, अब लिविंग तो है ये भी, भूख तो इसको भी लगती है, खाना ये भी खाता है, तो एनर्जी कहाँ से लाएगा, इसके पास तो बेचारे के पास कोई पावर हाउस नहीं है, एनर्जी तो चाहिए। ऐसे ही जैसे छोटी कंपनी फैक्ट्री काम कर रही थी, लेकिन काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, बिजली तो चाहिए, तो अब बिजली कहाँ से आएगी, मीटर नहीं लगवाएगा तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। तो इसमें भी एनर्जी के लिए क्या होना है, सुनो। अब जो मैंने कहा जो हमें एनर्जी देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, इस बॉन्ड के बीच में, जो ग्लूकोज के बॉन्ड हैं, C6H12O6 के जो बॉन्ड है, इनके बीच में हमें एनर्जी देखने को मिलती है। इन बॉन्ड में एनर्जी कहाँ से होती है, जो हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें देखने को मिलती है। अब इन हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन है, इनको कैरी करने के लिए कैरियर चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर जिन्हें हम बोलेंगे। हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए होते हैं। फिर से समझ लो, थोड़ा टिपिकल है कि जो फूड है, फूड लिविंग तो ये भी है, तो फूड तो ये भी खाते होंगे, फूड है तो इनकी बॉडी में इसी फॉर्म में पहुंचता होगा C6H12O6, है ना। जब फूड इस फॉर्म में पहुंचा तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ मिलेगी, इनके बीच में मिलेगी, बॉन्ड्स में, बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्ड में एनर्जी कहाँ है, हाई इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। इन हाई इलेक्ट्रॉन को से एनर्जी निकालने के लिए हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें एनर्जी, उनमें से एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। कौन, इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिन्हें हम बोलते हैं साइटोक्रोम। क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम। हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर की जरूरत होती है, जिन्हें हम साइटोक्रोम बोलते हैं। और जो ये कहाँ मिलते हैं, ये हमें बेसिकली मिलते हैं जहां भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वहां पर। कहां पर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, समझ आया। तो अब बता दो इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहां पर सिंगल, कहां पर मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोट में मुझे तो एक ही मेम्ब्रेन दिख रही है, ये जो बाहर वाली है, आउटर मेम्ब्रेन जो ये है, यही तो है, इसके अलावा इसमें कोई और मेम्ब्रेन थोड़ी है। तो जो साइटोक्रोम है इसी मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे।
तो अब जो ये जो लाइन कहा था इसने एनसीईआरटी में कि इसमें कुछ इनफोल्डिंग्स देखने को मिलती हैं और इन इनफोल्डिंग्स को हम मीजोजोम्स बोलते हैं और इन्हीं मीजोजोम्स में साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं। सुनो, ये हो गई, ये हो गई अभी सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। अभी इस सेल मेम्ब्रेन में ऐसे हमें इनफोल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। जिन्हें हम मीजोजोम्स बोलेंगे। क्या? मीजोजोम्स बोलेंगे, जहां पे साइटोक्रोम प्रेजेंट होंगे जो एनर्जी, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे और उनसे एनर्जी का वो निकालेंगे। ठीक है, समझ आया? समझ आया? अब जो ये मीजोसोम्स होते हैं ना, पहली चीज मीजोसोम्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं और दूसरी सेल्स में नहीं मिलते। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक, कुछ ऐसा यूनिक होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन एंड जो स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जो प्रोकैरियोटिक की करेक्टरिस्टिक है, मतलब दूसरी सेल्स में नहीं कर पाया। करेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है? जो कहीं और ना पाया जाए, इसका यूनिक करेक्टर हो, है ना? दैट इज द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। समझ आया? अब जो ये मीजोसोम्स होते हैं ना, कुछ चीजें और जान लो मीजोसोम्स के बारे में। ठीक है, ये क्या? पहली चीज क्या कहते हैं, एनर्जी को यूज करके वहां से एनर्जी का लेते हैं, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। समझ आया? मतलब यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया ही का है, माइटोकॉन्ड्रिया ही ये काम कर रहा है और प्रोकैरियोटिक में ही कर रहा है। मतलब दोनों की क्या हुए, ये एक दूसरे के एनालोगस हुए। एनालोगस मतलब जिनका काम सेम होता है। अगर दो बॉडी एक जैसा काम करती हैं, लेकिन चाहे वो स्ट्रक्चरली कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शन सेम हो, तो उन्हें हम एनालोगस बोलते हैं। तो मीजोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे के एनालोगस होते हैं। अब मीजोसोम्स के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। जो मीजोसोम्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट सेप्टल, जिन्हें हम सेंट्रल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज लेटरल, जिन्हें हम पेरिफेरल भी बोलते हैं। मतलब समझो, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, इंक खत्म हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल्स, अब ये इसमें इनफोल्डिंग्स है। ठीक है, अब जो तुम्हें एक छोटी छोटी सी सिर्फ यहाँ पर दिख रही है, बाहर बाहर आउटर बाउंड्री पे जो दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर ये जो बाहर बाहर नहीं दिख रही है अंदर की तरफ, छोटी छोटी सी, इन्हें बोलेंगे हम लेटरल या पेरिफेरल। लेटरल या पेरिफेरल। ठीक है, अब सपोज कोई इनफोल्डिंग इनमें से इतनी बड़ी है जो इस सेल को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, जो सेल को डिवाइड करने का काम कर सकती है। ये इनफोल्डिंग बड़ी है, इनसे अलग है, जो इस सेल के सेंटर तक जाती हो, जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती हो, तो इन्हें सेप्टल बोलते हैं या सेंट्रल बोलते हैं। समझ आया? तो मीजोसोम्स के क्या काम हो गए? एनर्जी का फॉर्मेशन करना, सेल को डिवाइड करने में, सेल मेम्ब्रेन को डिवाइड करने में हेल्प करना। ठीक है, एक बार देख लो क्या क्या पढ़ा है।
प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसमें मोस्टली बैक्टीरियाज आते हैं, मोनेरा ग्रुप होता है। इसमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और बैक्टीरिया जो अपने आप को बहुत जल्दी डिवाइड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया का शेप एंड साइज वेरी करती है, चाहे शेप और साइज कितना भी वेरी करे, इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। जो 4 शेप देखने को मिलती है दैट इज बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरल। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक के बाहर जो हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है दैट इज अ सेल वॉल। देन सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, मैंने एक चीज और बताई थी जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है दैट इज सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमें एक कैप्सूल लेयर भी देखने को मिलती है दैट इज कैप्सूल लेयर। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, समझ आया? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, कोई भी अगर छोटा सा भी डाउट हो, ठीक है? देन हाँ, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो नेकेड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, सर्कुलर डीएनए होता है, कॉम्पैक्ट होता है पॉलीअमाइन नॉन हिस्टोन प्रोटीन की वजह से। और इस डीएनए के अलावा भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलते हैं दैट इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का सारे फीचर्स हमने आज स्टडी करे थे दैट इज अ फिनोटाइपिक करेक्ट, यूनिक फिनोटाइपिक करेक्टर्स एंड रेसिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसका काम ये सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को, ये सेल्फ रेप्लिकेबल बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वेक्टर की तरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट। देखो, प्रोकैरियोट में और दूसरे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। लेकिन फैक्ट्री तो सब में पाई जाती है ना, सॉरी फैक्ट्री क्या, मशीनें, चाहे कैसी भी फैक्ट्री हो, चाहे कैसी भी सेल्स हो, जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है दैट इज राइबोसोम, वो दोनों में पाई जाएगी। ठीक है, फैक्ट्री बोलूं मैं हर बार, मशीनें जो हैं प्रोटीन बनाने की जो मशीन है वो हर एक में पाई जाएंगी। इंक्लूजन्स, जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं एंड मीजोसोम, स्पेशली मीजोसोम्स का जरूर याद रखना, इस यहाँ से नीट का क्वेश्चन जरूर बनता है इस मीजोसोम से। ठीक है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा आज देख लेते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोट में कौन आता है, बैक्टीरिया तो आते हैं, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल, इनका जो सेल एनवेलप होता है वो बहुत केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे, देखो, ये 3 मेम्ब्रेन होती हैं, सॉरी 3 बॉन्ड, टाइटली बॉन्ड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये 3 लेयर होती है। यहाँ नहीं बताया हुआ बट इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलेक्स, जिसे हम कैप्सूल लेयर भी बोलते हैं, देन फॉलोड बाय द सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो चीज इन्होंने यहाँ नहीं बताई, इन्होंने यहाँ बताई हुई है। ठीक है, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर जो लेयर है वो उसका अपना अपना डिफरेंट काम होता है, लेकिन साथ में एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। इसके आगे का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम कैसे कैसे ये बैक्टीरिया